जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल एक और जीके का मॉक टेस्ट। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं आप उनको देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। दोस्तों अवध रियासत जो कि उत्तर प्रदेश में देखी जाती है, इसका अंतिम नवाब कौन था, वो था नवाब बाजिद अली शाह। पहले का सही होगा ऑप्शन ए बाजिद अली शाह। दोस्तों बाजिद अली शाह ये ठुमरी भी लिखते हैं, ठुमरी का गायन इनके द्वारा किया जाता था और इनके दरबार में कथक नृत्य भी किया जाता था। अवध के अंतिम नवाब थे। दोस्तों इनकी जो बेगम थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी है बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें से लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। दोस्तों हम बात करें अवध रियासत के बारे में तो सन 1722 ईस्वी में अवध रियासत की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है सादत अली खां को। ये जो ऑप्शन ए है सादत अली खां, इसने फैज़ाबाद लखनऊ सुल्तानपुर इस क्षेत्र में जो अवध रियासत थी उसकी स्थापना की। अवध रियासत का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली, ये भी आप याद रखें। और मछली जो उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय चिन्ह में देखी जाती है वो अवध रियासत का ही प्रतीक मानी जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों पूर्ण स्वराज जो अधिवेशन था वो था आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की थी। लाहौर जो है ये आप याद रखना रावी नदी के तट पर है। लाहौर रावी नदी जिसे पुरुषणी भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया कराची अधिवेशन। दोस्तों कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने। और इसमें पहली बार इस अधिवेशन में पहली बार जो मौलिक अधिकार हैं इनका ड्राफ्ट पेश किया गया था। मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट पेश किया गया था इस अधिवेशन में। कराची सिंधु नदी के किनारे याद रखना। उसके बाद में सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और इस अधिवेशन में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, तो कांग्रेस दो दल में बंट चुकी थी। रास बिहारी बोस ने इस कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी सेशन की, उसमें जो कांग्रेस थी इसके दो दल हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में अलग हो गए थे वो दोनों दल, याद रखें। 1907 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, 1916 में। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद जब कांग्रेस के दोनों दल अलग अलग हो गए तो 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों के बीच समझौता हो गया और ये सेशन था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। AC मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना। और लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। तो ये सारे आप याद रखें। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई बम्बई में। और कांग्रेस का संस्थापक जो माना जाता है वो है आपका A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना गया है। दोस्तों ह्यूम से एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कौन है। तो भारत में पक्षी विज्ञान का जनक है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है। और ह्यूम को शिमला का साधु कहा गया। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है इन्हें शिमला का साधु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत का बैडमैन कौन है फिर पक्षी विज्ञान के जनक, तो A.O. ह्यूम है। तो भारत का बैडमैन है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का जो शिष्टमंडल था वो आगा खां के नेतृत्व में मिला था, किससे, लॉर्ड मिंटो से, याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, ऐसा क्या कारण था कि बंगाल विभाजन किया अंग्रेजों ने। तो दोस्तों अंग्रेजों की ये जो बंगाल विभाजन की नीति थी इसका सीधा मतलब था बंगाल में पनप रही राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना या उसको कमज़ोर करना। इधर जो पूर्वी भाग था बंगाल का ये मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम इलाका, और पश्चिमी भाग में रहते थे आपके हिंदू।
हिंदू। तो अंग्रेजों का मतलब था कि इन दोनों के बीच कट्टरता का बीज बो दिया जाए, जिससे इन दोनों के बीच में जो है वो कट्टरता की भावना उत्पन्न हो और ये लोग आपस में ही लड़ने लगे अपने धर्म को लेके, और हम इनके ऊपर क्या कर लें, राज करें। तो बंगाल विभाजन का सीधा उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करना और साथ साथ फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करना। ये एक मतलब था बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई फिर? दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से क्या कर दिया, लागू कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन ये क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया। दोस्तों कर्जन ने एक किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट जो किताब लिखी गई वो कर्जन के द्वारा ही लिखी गई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा भी हुई थी? तो हाँ, 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, याद रखिएगा। क्लियर हो दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है? दोस्तों डिक्की बर्ड प्लान किसको कहा गया? दोस्तों जो माउंट बेटन है, माउंट बेटन का ही उपनाम है डिक्की बर्ड। इसे 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की आज़ादी की अंग्रेजों ने देश की आज़ादी की एक योजना जारी की थी जिसका नाम था माउंट बेटन योजना या डिक्की बर्ड प्लान। इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों इसी मतलब माउंट बेटन योजना या डिक्की बर्ड प्लान के तहत भारत जो था वो आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद भारत 2 राष्ट्रों में बटेगा, एक पाकिस्तान और एक भारत। ये सारी जो घोषणा हुई ये जो सारी बातें थी वो 3 जून के प्लान में ही लिखी गई थी। दोस्तों ये जो लॉर्ड माउंट बेटन है, इन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा, क्लीमेंट एटली पीएम थे उस टाइम पे, लेबर पार्टी के थे ये, लेबर पार्टी। तो इन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत का वायसराय बनाकर भेजा था, और लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत को आज़ाद करने के लिए 3 जून का प्लान जो था वो पेश किया, जिसे 18 जुलाई 1947 में जो लंदन की रानी थी उसके द्वारा परमिशन दे दी गई, और भारत जो था वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, पूरी तरह से आज़ाद हो गया। लेकिन भारत से पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मुक्ति मिली थी। तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो होता है 14 अगस्त को, याद रखिएगा। माउंट बेटन जो प्लान है इसे 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत आया था, और इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, और एक थे आपके पैंथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में संविधान सभा बनी है। संविधान सभा जो बनी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बनाई गई थी। क्लियर हुआ? तो सही जवाब है इसका चौथे का, डिक्की बर्ड प्लान माउंट बेटन योजना का ही नाम है। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारत में जो समाचार पत्र बम्बई दर्पण प्रकाशित हुआ इसके संस्थापक थे आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने इन्होंने अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र शुरू किया था जिसका नाम है द बॉम्बे क्रॉनिकल। द बॉम्बे क्रॉनिकल ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा ही बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द बंगाल गजट, याद रखना। द बंगाल गजट हिक्की के द्वारा सन 1780-81 में इसको पब्लिश किया गया था, याद रखना। जेम्स अगस्टस हिक्की भारत में पहला अखबार है जो अंग्रेजी भाषा में छपा था। चलिए एक कमेंट में क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये मुझे कमेंट बताना है। अगला प्रश्न, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों हम बात करें छांदोग्य उपनिषद की तो ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं तो उपनिषदों की संख्या है 108, और उपनिषदों का एक अन्य नाम भी है वेदांत। वेदांत, ठीक है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन होगा 2023 में भारत में। 2023 का G20 सम्मेलन भारत में होगा, और इसके लिए एक थीम वाक्य रखा गया वसुधैव कुटुंबकम।
ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है ये किस उपनिषद में लिखा गया है, ये मुझे कमेंट में बताना है। वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से वर्णित है, ये बताइएगा कमेंट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3 आश्रम का उल्लेख किस में मिलता है, छांदोग्य में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। मतलब भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ये आप याद रखिएगा। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, क्लियर। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे लिखा गया मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चन्हुदड़ो की बात करें तो चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो बिना दुर्ग का था, इसमें कोई दुर्ग नहीं बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और लिपस्टिक बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से मिला था, ये आप याद रखें। धोलावीरा, दोस्तों धोलावीरा गुजरात में है, यहाँ से खेल का मैदान मिला धोलावीरा से, और खेल के मैदान के साथ साथ बांध के साक्ष्य मिले थे धोलावीरा से। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, 3 भाग थे इसके, या भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो कांस्य सभ्यता थी, याद रखना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल स्थान तिब्बत था। दोस्तों आर्यों का जो मूल निवास है इसके लिए जो तिब्बत इनका मूल स्थान बताया, वो बताया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर, ये भी आप याद रखना किसको कहा गया, तो भारत में मार्टिन लूथर की उपाधि मिली दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती ने कौन से मिशन की स्थापना की थी, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने बम्बई में, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों आर्य समाज जो है ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, और आर्य समाज के अनुसार परम सत्ता या ज्ञान की जो परम सत्ता है वो वेदों में है। दोस्तों दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ भी है और वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये मूलतः हिंदी भाषा में लिखा गया है, ये भी आप याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखा गया, तो वो है हिंदी भाषा। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है, मूल शंकर, मूल शंकर, ये भी आप याद रखें। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आर्यों के ही संदर्भ में एक किताब लिखी गई द ओरियन। द ओरियन जो किताब है ये किसने लिखी है, आपके लिए क्वेश्चन है, द ओरियन पुस्तक के लेखक कौन है। अगला प्रश्न, किस धर्म का मत यह है कि मोक्ष इस जीवन में संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो मोक्ष जो है वो इस जीवन में संभव है, इसको प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, ये कहा है आपका बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म है जिसने दलितों और स्त्रियों को धर्म में भाग लेने का अधिकार दिया था, याद रखना। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया, वो था आपका गौतम बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ ही क्या होता है, ज्ञान होता है। तो सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, ये भी आप याद रखें। और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। और नदी कौन सी थी, वो नदी थी आपकी निरंजना नदी, फाल्गु भी कहा जाता था इसे, निरंजना या फाल्गु नदी। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, तो भविष्य का बुद्ध कहा गया है मैत्रेय को, याद रखना मैत्रेय, भविष्य का बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है, अशोक ने कौन से अभिलेख में अपना आपको सम्राट कहा। दोस्तों इसका सही होगा बब्रू अभिलेख। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट की उपाधि से संबोधित किया है। दोस्तों हम बात करें, अशोक ये मौर्य वंश का राजा है, बिंदुसार का पुत्र है, और अशोक को भारत में शिलालेखों का जनक कहा गया है। भारत में शिलालेखों का जनक कौन है, तो भारत में शिलालेखों का जनक है सम्राट अशोक, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो अशोक है इसका अन्य नाम क्या है, दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी किसका उपनाम है, तो अशोक का ही तो नाम है देवानाम प्रियदर्शी, इसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, ये सारी उपाधि मिली। दोस्तों अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख पहली बार पढ़े गए थे 1800
1837 में, 1837 में इसके जो शिलालेख थे वो पढ़े गए, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अशोक ने सांची का स्तूप भी बनवाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक की लाठी है, ये भी आप याद रखें। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा खारवेल से, कलिंग युद्ध। और कलिंग का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी के किनारे, ये भी आप याद रखें, दया नदी। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दोस्तों दशावतार मंदिर का निर्माण ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका गुप्त काल में, गुप्तकालीन मंदिर है, ये आप याद रखें। दोस्तों मंदिर बनाने की कला जो पनपी थी वो मौर्यों के काल में पनपी थी। भारत में मंदिर कला जो विकसित हुई वो मौर्यों के काल में विकसित हुई थी। और ये जो यहाँ पे लिखा गया कुषाण, कुषाण वंश जो है ये भारत में वो वंश है जिसके टाइम में गांधार कला पनपी थी। गांधार कला, गांधार कला भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण मानी जाती है। कनिष्क के टाइम में आई थी और कनिष्क जो है वो किसका? कुषाण वंश का ही तो राजा था। यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है गांधार कला, याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी शक संवत, और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो अमोघवर्ष द्वारा जो कविराज मार्ग की रचना की गई वो कौन सी भाषा में की गई थी? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा में की गई थी। ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा। दोस्तों हम बात करें भाषाओं के बारे में तो आपको एक चीज़ याद रखना है भाषा के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि भारत में हिंदी भाषा दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस होता है आपका 14 सितंबर को। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को। अच्छा क्यों होता है 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। और उसके बाद में बात करें विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस होता है आपका 10 जनवरी को। दुनिया में जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तमिल, तमिलनाडु और पांडिचेरी की राजकीय भाषा तमिल है और 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे लिखा गया आपका तेलुगु और कन्नड़ दोनों 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया मलयालम, मलयालम केरल की राजभाषा है, 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दोस्तों भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, बाद में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनता है इल्तुतमिश। और इसने एक प्रणाली स्टार्ट की थी, एकता प्रणाली। एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों इल्तुतमिश ने ही 40 तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे चिहालगानी कहा जाता था। 40 तुर्की सरदार थे इस ग्रुप में, ये आप याद रखें, इल्तुतमिश। दोस्तों उसके बारे में बात करें, इल्तुतमिश की बेटी आपकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो है ये 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी और ये उत्तर भारत में पहली महिला थी जिसने शासन संभाला था। 1936 से 1940 तक रजिया जो थी वो शासन करते रही 4 साल के लिए। यहाँ पे लिखा गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, ये भी आप याद रखें। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। लगभग 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी इसने, ये भी आप याद रखिएगा। सॉरी 1296 नहीं, 1206 में स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत की लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली, लाख बख्श, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत थे, इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका बलबन, ऑप्शन सी में बलबन लिखा गया है। दोस्तों बलबन ये नायाब खुदाई अपने आप को कहता है, जिले इलाही का टाइटल इसे मिला, जिले इलाही अपने आप को कहता है। उलूग खां की उपाधि बलबन को दी गई। बलबन ने पारसी नववर्ष होता है नवरोज, नवरोज को शुरू करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बलबन जो है इसने लोह और रक्त की नीति शुरू की थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और उसके बाद में सिजदा और पैबोस, मतलब आज सिर झुका के आएंगे दरबार में और पैरों को चूमेंगे बादशाह के, वो सारी पद्धति किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। क्लियर? तो ये सही जवाब होगा इसका, दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के ये इल्तुतमिश ने चलाए थे, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्फ्रेड वेगनर।
एल्फ्रेड वैगनर। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, अभी दिखाऊंगा मैप में। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? दोस्तों म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, आप याद रखें। म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। बर्मा 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये भी आप याद रखें। म्यांमार की जो वर्तमान राजधानी है वो क्या है? नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो, ये भी याद रखें। इसकी मुद्रा को क्यात कहा जाता है, क्यात। और दोस्तों म्यांमार की आर्मी का नाम जीडी के एग्जाम में आ सकता है, तत्मा दो। तत्मा दो किस देश की आर्मी है? म्यांमार की आर्मी को तत्मा दो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मैप दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है एक मैप, और आप देख रहे होंगे ये जो बाउंड्री लाइन हो रही है आपकी, ये वाली, इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये वाली जो बाउंड्री लाइन है, ये रेड वाली, तो देखें आप अरुणाचल, ये जो ये वाला पार्ट है ये अरुणाचल से सीमा लग रही है। उसके बाद में अरुणाचल से ये जो हल्का गुलाबी सा हो रहा है ये वाला भाग, ये नागालैंड है। नागालैंड के नीचे ये मणिपुर है, और दो, एक अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, तीनों का एक नीचे है आपका ये लाल वाला ये भाग, ये वाला भाग, ये है आपका मिजोरम। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमा लगती है किससे? म्यांमार से लगती है। देखें ये म्यांमार है आपका, ये म्यांमार से सीमा लग रही है। क्लियर? तो आप याद रखिएगा। अच्छा महाद्वीप वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, जैसे महाद्वीप, एक मैप दिखाता हूं आपको। ये है आपका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हैं दुनिया में? 7 महाद्वीप। ये आप देख रहे होंगे पीला, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये है आपका कौन सा? एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में है। और ये है आपका साउथ अमेरिका, इसके ऊपर है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये बीच में सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका ये वाला। उसके बाद में ये आपका यूरोप है, ग्रीन वाला, ये आप याद रखें। इक्वेटर गुजर रही है, देखो यहाँ से इक्वेटर, ये भी आप याद रखिएगा। तो कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और म्यांमार के से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं 4, ऑप्शन बी। अगला, अच्छा भारत, एक चीज याद रखना, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है भारत की। जोहार घाटी किस राज्य में है? दोस्तों जोहार घाटी है आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जोहार घाटी। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से कटकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी गैरसैंण है और दूसरी राजधानी है देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में लगता है, लेकिन अब ये हाईकोर्ट कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है? हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड, इसे देवभूमि भी कहा जाता है, आप याद रखें। दोस्तों सिक्किम, सिक्किम जो था ये भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में, ये भी आप याद रखें। 75वें संविधान संशोधन, सॉरी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दाचिगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के डांस हैं जैसे कूद है, हिकत है, कूद, हिकत, दुमहल, रऊफ, रऊफ बहुत आता है एग्जाम में, आप याद रखना रऊफ, जम्मू कश्मीर का ही डांस है रऊफ। जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना है चिनाब नदी पर, बगलीहार डैम है चिनाब नदी पर, रटले बांध है चिनाब नदी पर, और दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पर। करेवास, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा केसर जो होती है जम्मू कश्मीर में होती है। हिमाचल राजधानी शिमला है और भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, ये भी आप याद रखें। हिमाचल के जो मतलब 5 नेशनल पार्क हैं उनके नाम है जैसे खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बहुत आता है एग्जाम में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में ही आपका इंदर किला, सिम्बलबरा, खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, ये 5 नेशनल पार्क हिमाचल में है। हिमाचल में एक नृत्य याद रखना, नाटी, नाटी डांस कहाँ का? हिमाचल का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? दोस्तों हम बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है कि नदियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोटामोलॉजी। नदियों का अध्ययन क्या है? पोटामोलॉजी, नदियों का अध्ययन कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों भारत में जो मिट्टी ईंट के निर्माण में प्रयोग होती है वो होती है आपकी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी। दोस्तों केरल में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी का विस्तार है वो लैटेराइट होती है, और काजू या बागानी
फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। काजू के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए ये लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लीचिंग पावर ज़्यादा होती है इसकी, ये आप याद रखें। और लैटेराइट मिट्टी भारत में लगभग 4 से 5% भाग पर पाई जाती है, ये भी आप याद रखें। जलोढ़ मिट्टी लिखा गया है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का नाम कछारी भी होता है, कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है। दोस्तों जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी, दोस्तों लाल मिट्टी का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, FeO आयरन ऑक्साइड होता है इसमें, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे स्थान जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पर मिलेगी लाल मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, इसका नाम है कपासी मृदा, इसे रेगुर भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, इसे का नाम रेगुर भी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है चेरनोजम। काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत में दक्कन के पठार की सबसे जो ज़्यादा मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और इसीलिए दक्कन के पठार में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो यह आप याद रखिएगा। दोस्तों विश्व मिट्टी दिवस कब होता है? विश्व मृदा दिवस होता है आपका 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ये भी आप याद रखें, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर। क्लियर। उसके बाद में लिखा गया आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। दोस्तों खरीफ फसल को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है, कौन सा उदाहरण नहीं है? तो सरसों। सरसों रबी की फसल में आता है, याद रखें। खरीफ की फसलों जैसे मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये आपके चावल हो गए, ये खरीफ की फसल है आपके। तो सरसों जो है ये रबी की फसल है। खरीफ की फसलों को मानसून की फसल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1975 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1975। दोस्तों 1974 लिखा गया है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण ऑपरेशन, मतलब पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? 1974 में पोखरण में। तो याद रखना 1974 में पहला परमाणु परीक्षण क्या था? स्माइलिंग बुद्ध के नाम से। यहाँ पे लिखा गया 1984। दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, किस वर्ष में? 1984। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत हमारी वायुसेना ने चलाया था 1984 में, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया 1964, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? संथानम समिति की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था 1964 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न, केंद्र राज्यों के संबंधों पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों पुंछी आयोग जो बना भारत में, ये बना था कब? 2007 में। पुंछी आयोग 2007 में बना था। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1969। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को, याद रखें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? बेंगलोर में। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। 1969 में स्थापना हुई थी। 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी भारत में पहली बार दिया गया था देविका रानी चौधरी को। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1983, भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता कपिल देव की कप्तानी में। ये कब जीता था? 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। यहाँ पे लिखा गया 2010। दोस्तों 2010 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछे एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। और हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया था 2010 में। राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बना 2010 में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों 2010 में ही एक चीज़ आपको और याद रखनी है, 2010 में जो रुपए का संकेत है ये वाला, मतलब रोमन और देवनागरी लिपि का मिश्रण है, इसको भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। जल्दी से कुछ क्वेश्चन और हैं जिनका अभ्यास कर लें। दोस्तों कुछ प्रश्न और हैं जिनका अभ्यास कर लेते हैं, आइए। तो पहला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में, क्वेश्चन है मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों मछली के यकृत के तेल में जो विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी से एक्टिव हो जाता है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है क्योंकि कैल्शियम की मात्रा होती है, और इसका नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका कैल्सीफेरोल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या है? दोस्तों साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों नमक में अशुद्धि आती है MgCl2 की, और इसके कारण नमक में नमी आ जाती है, सील जाती है नमक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम,
इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक कवि वो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। बच्चन साहब की आत्मकथा का नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चन साहब की आत्मकथा। दोस्तों बच्चन साहब को साहित्य अकादमी सम्मान मिला था दो चट्टान इनकी रचना है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य में इन्हें हालावाद का जनक माना जाता है। हालावाद का जनक कौन है? बच्चन साहब को हालावाद का जनक माना गया है। अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका मॉडल था गाडगिल मॉडल। याद रखिएगा गाडगिल मॉडल। चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा इसकी अवधि क्या थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये आप बताना है। अगला प्रश्न, वायरस में कितनी कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती, शून्य कोशिका होती है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, याद रखिएगा। और वायरस की स्टडी को बोला जाता है वायरोलॉजी। और आपसे पूछे कि भारत में भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में, याद रखिएगा। पुणे जिसे दक्कन की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17.7% भारत की दशकीय वृद्धि थी। दोस्तों दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा देखी गई थी मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी मेघालय में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, गैलेथिया नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है? दोस्तों गैलेथिया नेशनल पार्क है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार, गैथिया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होते हैं ये इन सिटू होते हैं, आप याद रखना, इन सिटू का उदाहरण है नेशनल पार्क। अगले प्रश्न, संवत्सरी पर्व किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों संवत्सरी पर्व होता है जैन धर्म से। जैन धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म, याद रखिएगा। अगला, जल्दापारा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? दोस्तों जल्दापारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। बाकी गोरुमारा नेशनल पार्क भी है पश्चिम बंगाल में, याद रखना। बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में और सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, HYBP की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों हरित क्रांति का ही नाम है HYBP, उसकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम हरित क्रांति का ही नाम है, याद रखना। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस खेल में जब दो खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उसे ड्यूस कहा जाता है? दोस्तों टेनिस में जब दो खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाएगा तो उसको ड्यूस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। था आज का SSC GD स्पेशल मॉक टेस्ट। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।